नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ एस के चौधरी और एक बार फिर से आप तमाम दोस्तों का, आप तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों का, आप तमाम पूर्व से कार्यरत नियोजित शिक्षकों का, आप तमाम नवनियुक्त बीपीएससी शिक्षकों का, इसके साथ साथ बिहार शिक्षक भर्ती फेज 2 के तमाम अभ्यर्थियों का हम दिल से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। साथियों, बिहार शिक्षक भर्ती में सेकेंड फेज की परीक्षा है तो ई एडमिट कार्ड डाउनलोड हो गई है शुरू। NIOS की भी मिल गई है मान्यता। 40,000 सीटों पर सेकेंड मेरिट लिस्ट जारी करने की बात जोरों शोरों पर। नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी बनाने का रास्ता साफ और तैयारी हो गई है पूरी। और साथियों, अविवाहित बीपीएससी नवनियुक्त शिक्षक रहेंगे सावधान, क्योंकि जबरन उनकी कराई जा रही है शादी। साथियों, इन तमाम मुद्दों पर आज के वीडियो में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करने जा रहे हैं। इससे पहले जो भी हमारे बंधु अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि बिहार शिक्षक भर्ती फेज 2 से संबंधित जो भी परीक्षा आयोजित की जा रही है, जो कि 7 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर 2023 तक आयोजित है, उनका ई एडमिट कार्ड जारी हो गया है और अभ्यर्थी द्वारा उसे डाउनलोड किया जा सकता है। हम इससे संबंधित विभिन्न बातें हर बिंदुओं पर विस्तार पूर्वक चर्चा अपने पिछले वीडियो के माध्यम से कर चुके हैं और आप उसे जाकर देख सकते हैं। लेकिन दो मुख्य बातें बता दूं कि इस डाउनलोड की प्रक्रिया में दो मुख्य बिंदु है कि सबसे पहले 25 KB का आपका जो तस्वीर है उसे आपको अपलोड करना होगा। उसके बाद ही आप अपना ई एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद साथियों की सबसे बड़ी बात है कि कक्षा 6 से 8 एवं 9, 10 के जो भी शिक्षक अभ्यर्थी है और उनका सामाजिक विज्ञान विषय है तो उन्हें अपना सब्जेक्ट चयन भी करना अनिवार्य किया गया है ई एडमिट कार्ड डाउनलोड करने से पूर्व। आपको मैं बता दूं कि पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों में विषयों का चयन करना पड़ता है और दोनों वही विषय का चयन है। आप सभी जानते हैं कि पार्ट 1 जिसमें 40 अंक और पार्ट 2 80 अंक के होंगे, उसी से संबंधित है। बीपीएससी के द्वारा 4 सब्जेक्टों का होना सामाजिक विज्ञान के लिए अनिवार्य बताया गया है, तो आप सोच समझकर उसका चयन करेंगे। इसके बाद ही आपका ई एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा। साथियों, आपको मैं बता दूं कि बिहार शिक्षक भर्ती के अंतर्गत इन दिनों सेकेंड मेरिट लिस्ट की चर्चा चारों तरफ आग की तरफ फैल चुकी है और अभ्यर्थी बड़ी बेसब्री से इसका इंतजार कर रहे हैं। परंतु मैं आपको बता दूं कि इसकी मांग जोरों शोरों पर है। तमाम अभ्यर्थियों की भी मांग रही है कि 40,000 सीटों पर सेकेंड मेरिट लिस्ट जारी किया जाए। इसके अलावे बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं वर्तमान में राज्यसभा सांसद श्री सुशील कुमार मोदी द्वारा भी जोरों शोर से आवाज यह उठाई गई है कि सरकार कुल 40,000 सीटों पर सेकेंड मेरिट लिस्ट जारी करे। उसकी वजह उन्होंने बताई है कि अगर इसे तृतीय चरण में शामिल कर लिया जाता है तो तमाम ढेर सारे वैसे अभ्यर्थी होंगे जिनकी आयु सीमा समाप्त हो जाएगी और वे बेकार हो जाएंगे। तो इसके लिए सरकार को चाहिए कि वे कम से कम जो भी रिक्त पड़े सीट हैं उन्हें उन पर सेकंड मेरिट लिस्ट जारी करे और बीपीएससी अपना कथनानुसार अपना वादा निभाए। तो साथियों, आशा ही नहीं पूर्णतः विश्वास है कि निश्चित रूप से सरकार पर इन बातों का असर आएगा और उनकी मांगों को अगर पूर्ति की जाती है तो तमाम आशावान अभ्यर्थियों के दिन खिलेंगे और उन्हें भी शिक्षक बनने का रास्ता साफ हो जाएगा। साथियों, मैं आपको बता दूं कि नियोजित शिक्षकों को जो कि पूर्व से कार्यरत हैं उनके लिए राजकर्मी घोषित करने की प्रक्रिया पूरी हो गई है और उनके लिए जो विशिष्ट शिक्षक नियमावली थी वो भी तैयार हो गई है। हम आपको बता दें कि जो भी नियोजित शिक्षक थे उनके लिए ये सुझाव मांगा गया था कि विशिष्ट शिक्षक नियमावली से रखा जाए या फिर क्या आप तमाम शिक्षकों की ओर से सुझाव आता है वो आप ईमेल के माध्यम से दे। तो तमाम शिक्षकों ने यह सुझाव दिया था कि इस नियमावली का नाम विशिष्ट शिक्षक नियमावली नहीं रखकर कुछ और रखा जाए, यानी जो अभी विद्यालय अध्यापक है उसी के समकक्ष या फिर वही रखा जाए। परंतु जो खबरें समाचार पत्रों में आई है उसके अनुसार यह स्पष्ट हो गया है
कि विशिष्ट शिक्षक नियमावली ही नाम इस नियमावली को रखा गया है। इसमें यह स्पष्ट किया गया है कि तमाम नियोजित शिक्षकों को दो तरह की परीक्षाओं से गुजरने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ व सिर्फ एक सक्षमता परीक्षा ली जाएगी और उसी सक्षमता परीक्षा के आधार पर उनका मेरिट लिस्ट तैयार होगा और वे राजकर्मी घोषित किए जाएंगे। साथियों, मैं आपको बता दूं कि इसमें स्पष्ट ये भी कहा गया है कि सक्षमता परीक्षा प्रत्येक अभ्यर्थी जो कि सफल एक बार में हो जाते हैं उन्हें सिर्फ एक परीक्षा देनी है, परंतु जो भी अभ्यर्थी असफल होते हैं उनके लिए 3 परीक्षाएं आयोजित की जाएगी। अगर वो तीसरी बार में भी असफल हो जाते हैं तो उन्हें अपने सेवा से मुक्त कर दिया जाएगा। तो ये अच्छी पहल है और हर शिक्षकों को शिक्षा से संबंधित अपडेट रहना चाहिए और सरकार अगर सक्षमता परीक्षा लेने जा रही है तो ये काबिले तारीफ है। परंतु अपने इस वीडियो के माध्यम से मैं यह भी स्पष्ट करना चाहता हूं और सरकार को ये सुझाव के रूप में कहना चाहता हूं कि सिर्फ वर्तमान में जो कार्यरत शिक्षक नियोजित शिक्षक है उन्हीं की ही नहीं सक्षमता परीक्षा होनी चाहिए। जो भी पूर्व से कार्यरत शिक्षक है, चाहे वो नियमित संवर्ग के हो या फिर 34,540 के हो या फिर 1994 से पूर्व के बहाल के वो जो शिक्षक हैं, जो बिना परीक्षा के आधार पर पहले उसी तरह ही चयन होता था, तो उनकी भी सक्षमता परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए, क्योंकि बिहार के छात्रों के भविष्य का सवाल है और सक्षम अभ्यर्थी सक्षम शिक्षकों द्वारा अगर उन्हें शिक्षा प्रदान की जाएगी तो निश्चित रूप से बिहार के बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा। तो ये उनके लिए भी मेरा सुझाव रहेगा कि उन तमाम शिक्षकों का भी सक्षमता परीक्षा ली जानी चाहिए। इसके अलावा मैं आपको बता दूं साथियों कि तमाम नियोजित शिक्षकों की ट्रांसफ़र की भी प्रक्रिया इसी के माध्यम से होगी और जो फॉर्म अप्लाई करेंगे जो भी नियोजित शिक्षक, उसमें उन्हें 3 जिले का ऑप्शन देना होगा और उसी के अनुसार तमाम शिक्षकों का ट्रांसफ़र होगा। पहले ये खबर छन के आई थी, इससे पूर्व की 3 प्रखंडों का नाम देना होगा। फिर ये खबर छन के आई कि अनुमंडल स्तर पर तमाम पूर्व के नियोजित शिक्षकों का तबादला होगा, परंतु वर्तमान में जो खबरें छन के आई है उसमें स्पष्ट कहा गया है कि 3 जिलों का चुनाव करना होगा, यानी जिला स्तर पर इन तमाम शिक्षकों का तबादला होगा। तो ये भी अच्छी बात है और अच्छी पहल है, क्योंकि वर्षों से जिला से बाहर के जो भी नियोजित शिक्षक हैं उनकी मांग उठती आ रही है कि जिला ट्रांसफ़र होनी चाहिए। तो इसके अंतर्गत उन तमाम नवनियुक्त नियोजित शिक्षक हो 2022 के या फिर पूर्व के शिक्षक हो, उन्हें भी अपने जिला ट्रांसफ़र करने का और अपने घर में जाने का मौका मिल सकता है, अपने ज़िले में जाने का मौका मिल सकता है। परंतु साथियों, मैं एक और बातें बता दूं कि ट्रांसफ़र होते रहना चाहिए किसी भी विभाग में। हर 1 साल 2 साल या फिर अधिकतम 3 सालों के अंतराल पर हर विभाग में ट्रांसफ़र तबादला होना चाहिए। और ये वर्षों से नियोजित शिक्षक अपने ही घर या फिर गांव या प्रखंड या एक जगह पर कार्यरत थे, जिसके कारण कुछ शिथिलता आ रही होगी, इसका भी निदान हो जाएगा। और इसके अलावे पूर्व से जो भी कार्यरत शिक्षक है 2007 के बाद साथियों, 2007 से पहले हर साल या फिर 2 साल पर तमाम शिक्षकों के तबादले हो जाते थे, परंतु 2007 के बाद जो भी शिक्षक जहां गए वहीं के वहीं बने हुए हैं, चाहे वे 1994 बैच के नियमित शिक्षक हो या 34,000 वाले हो या फिर जो कोई भी हो। तो इन तमाम शिक्षकों का भी तबादला होना चाहिए। इससे होता क्या है कि शिक्षकों में एक गति आ जाती है और नए जगह पर जाने से वे अपना बिल्कुल दक्ष अनुभव प्रदान करते हैं और नए ढंग से शिक्षण यानी अध्यापन का क्रियाकलाप करते हैं। तो हम यही चाहेंगे कि जो भी अभी शिक्षा की जगत में, बिहार के शिक्षा जगत में बदलाव किए जा रहे हैं, बिल्कुल स्वागत योग्य है, परंतु यह बिहार के तमाम शिक्षकों के साथ लागू होनी चाहिए। सिर्फ नियोजित शिक्षकों के साथ ही लागू होने से विद्यालय का भविष्य नहीं सुधर जाएगा और बिहार के बच्चों का भविष्य नहीं सुधर जाएगा। जो भी कार्यरत शिक्षक है, चाहे प्रधानाध्यापक हो या फिर असिस्टेंट सहायक नियमित संवर्ग के शिक्षक हो,
उनका भी तबादला होना चाहिए और उनकी भी सक्षमता परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए, क्योंकि बिहार के छात्रों के भविष्य का सवाल है। और साथियों, मैं आपको सबसे बड़ी खबर आपको ये इस वीडियो के माध्यम से बात बता दूं कि तमाम बीपीएससी के नवनियुक्त शिक्षक रहेंगे सावधान, क्योंकि जबरन शादी कराई जा रही है। हम आपको बता दें कि इन दिनों बिहार में जो शिक्षक बहाली की प्रक्रिया चली है, उसमें ज़्यादा परसेंट वैसे अभ्यर्थी हैं जो कि बिल्कुल अविवाहित हैं, चाहे वो मैरिड हो, ये पुरुष हो या फिर महिला हो, और अधिकतर वे अनमैरिड ही है। तो हम अपने भी इस वीडियो के माध्यम से बता देना चाहते हैं कि इन दिनों बहुत बड़ी खबर छन के आई है कि बिहार में जबरन शादी कराई जा रही है शिक्षक जो कि नवनियुक्त बीपीएससी शिक्षक है। ये वैशाली जिले के पातेपुर प्रखंड की बात है कि एक गौतम कुमार राय नामक शिक्षक, जिन्होंने बीपीएससी पास कर हाल ही में 15 दिन ही हुए होंगे विद्यालय योगदान करने की, उन्होंने प्राथमिक विद्यालय में योगदान किया था और सबसे पहले उन्हें विद्यालय पर जाकर ही कुछ लोगों द्वारा अगवा कर लिया गया और उसके बाद उनकी जबरन शादी करा दी गई। पुलिस जब महकमे में आई और पुलिस जब इसकी छानबीन शुरू की तो सबसे पहले तो वो घंटों तक वे नवनियुक्त शिक्षक कहीं भी ढूंढने से नहीं मिले, परंतु पुलिस के लाख प्रयास के बाद काफ़ी छानबीन के उपरांत एक उसी शिक्षक का दूल्हा और उनके दुल्हन के साथ एक कमरे में पाया गया, जिसे पुलिस ले आकर थाने पर ले गई और थाने के बाद उसे कोर्ट में हाजिर कराया गया, जहां नवनियुक्त शिक्षक ने स्पष्ट कहा है कि हमारी शादी जबरन कराई गई है, हम शादी करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे और आनाकानी करने के उपरांत मेरे साथ मारपीट भी की गई है। तो साथियों, नवनियुक्त शिक्षक विशेष रूप से आप सतर्क रहेंगे, क्योंकि जबरन शादी कराई जा रही है। या और एक और बड़ी बात मैं बता दूं कि आप अगर अपनी मर्जी से शादी दहेज मुक्त शादी करना चाह रहे हैं तो इसमें कहीं से भी कोई रोक टोक नहीं है। आप बिल्कुल दहेज मुक्त शादी करें और एक नया इतिहास बिहार में भी रचे दहेज मुक्त विवाह का। तो साथियों, ये आज की शिक्षा से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें थी और हमारे इस वीडियो को आप अधिक से अधिक दोस्तों के पास, अधिक से अधिक साथियों के पास, अधिक से अधिक अभ्यर्थियों के पास शेयर कर दे। विशेष रूप से अविवाहित नवनियुक्त शिक्षकों के पास शेयर करें, जिन्हें संभलने का अवसर मिल जाए और उन्हें जबरन शादी का मौका नहीं मिल पाए। तो साथियों, हम फिर मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।